वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा की दुनिया। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ क्योंकि क्या था, मेरे मेल में आप सबके मैसेजेस भरे हुए थे काफ़ी टाइम से, 2-3 महीने से। मैं जब से मम्मी की एक्सपायर हुई मेरी, तब से मैं देख रही थी मेरा मेल बॉक्स फुल था। क्या हुआ था मम्मी को, क्या था, कैसे था। फिर मैंने सोचा एक एक लोगों को रिप्लाई करने से अच्छा है ना, मैं एक वीडियो ही बना के सबको बताती हूँ। मम्मी को क्या था, कैसे वो गई, क्यों गई, इन सब टॉपिक के बारे में अभी मुझे कोई बात करनी भी नहीं है। बस आप ही लोग ये समझ लो कि जीना मरना भगवान तय करके भेजता है। जब जिसका समय होता है वो चला जाता है। हाँ, लेकिन माध्यम कोई ना कोई ज़रूर बनता है, माध्यम कुछ ना कुछ बनता है। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई इंसिडेंट हो, चाहे वो टेंशन हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई एक रीज़न होता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि जब जिसका समय होता है वो तभी चला जाता है। तो इस टॉपिक पर मुझे कोई बात करनी ही नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पर बात करने का मतलब है ना कि फिर से आप पुरानी चीज़ों को फिर से खोदोगे, फिर से निकालोगे, और वो चीज़ें बहुत दर्द देंगी। क्योंकि दुनिया में माँ का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और मेरी माँ, मतलब मैं एक्स्ट्रा कुछ तारीफ नहीं करूँगी, बट कहते हैं ना, मेरी माँ ने शादी तक तो सब माँ बाप करते हैं, लेकिन मेरी माँ ने शादी के बाद तक, मेरे मरते दम तक मेरे लिए किया। उन्हें पता था कि मुझे किन चीज़ों से खुशी मिलती है, क्या चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। कभी भी मुझे ज़रूरत हुई, कहीं से भी किया उसने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि तुम्हारी शादी हो गई है तो अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। किया उसने, जितना हो सकता था शायद उससे भी ज़्यादा किया। और सच में बताऊं ना तो उनकी लाइफ ना, एक होता है ना कि किसी की जिंदगी होती ही है कि वो स्ट्रगल से शुरू होती है और स्ट्रगल पर ही खत्म हो जाती है। मेरी मम्मी बहुत अच्छे, उनका जन्म बहुत अच्छे परिवार में हुआ था। सब कुछ था मेरे नाना के पास में, घर था, खेती थी, सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना, समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। समय चेंज हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। और आपको बताऊं, मेरी मम्मी शायद उस एरिया की पहली लड़की थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था। आज से 30-35 साल पहले, जब लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे, घर से बाहर भी नहीं भेजते थे, तब उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। वो 65 ईयर्स की थी अभी। तो आप सोचो उन्होंने ग्रेजुएशन कब किया होगा। ग्रेजुएशन किया, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी वो, शादी से पहले। हाँ, मैं होने वाली थी, पूरे 9th मंथ उन्होंने जॉब की। और ऐसा नहीं था कि वो लोकल हमारे सिटी में उनका स्कूल था, वो बाई ट्रेन ट्रैवल करती थी। और मेरे होने के बाद उन्होंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया। फिर क्या हुआ, नाना के पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, तो मेरी मम्मी ने एक बेटा बन के सबके लिए किया। मेरी मम्मी 6 बहनें थी, 5 उनसे छोटी थी। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हाँ लड़की है क्या, हमेशा बहनों के लिए किया, नाना के लिए किया, घर के लिए किया, अपने बारे में कभी नहीं सोचा, किया। उसके बाद शादी हो गई। शादी भी बहुत अच्छे परिवार में हुई। मेरे बाबा चीफ टीसी थे, घर में कोई कमी नहीं थी, 2-3 मकान थे, खेत था, घर में खाना बर्तन सबके लिए महाराज महाराजन लगी हुई थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शादी हो गई मम्मी की। शादी के बाद भी वो जॉब कर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इवन आपको बताओ ना, हम लोग भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉन्वेंट में पढ़े हम लोग, हम और मेरा भाई, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब परिवार में एक ना एक दुर्योधन होता है ना, तो वो महाभारत होती है। फिर महाभारत होती है और सब खत्म हो जाता है। और वो मेरे चाचा थे। मेरे चाचा कुछ नहीं करते थे, मगर उनको ये था कि मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है शादी? क्योंकि मेरी मम्मी मेरे बाबा की सेवा करती थी। उनको, आप सोचो, मेरा पूरा एरिया जानता है कि मेरी मम्मी ने मेरे बाबा की कितनी सेवा की है, कितनी सेवा की है, बहुत की। तो मेरे चाचा को ये लगता था कि मम्मी बाबा की सेवा करती हैं, इसलिए बाबा इनकी शादी नहीं करो। जबकि ये था कि चाचा मेरे कुछ नहीं करते थे, कमाते नहीं थे, तो कौन अपनी बेटी तुमसे ब्याह देगा, कौन शादी कर देगा, नहीं कर रहे थे। इवन कोई लड़की वाला आता भी नहीं था उनकी शादी के लिए। फिर क्या हुआ, फिर चाचा को और लोग सिखाने लगे कि देखो, जब तक तुम्हारी भाभी सेवा करेगी, जो है तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। और कहते हैं ना, जैसे धृतराष्ट्र में दुर्योधन के प्राण अटके हुए थे, वैसे मेरे बाबा के, उसमें मेरे चाचा के प्राण अटके हुए थे।
कि मेरे चाचा 4 दिन को चले जाते थे तो मेरे बाबा का बीपी लो हो जाता था। मतलब उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थे वो। और कहते हैं जब आप किसी को अपनी कमजोरी बना लेते हो तो वही आपके विनाश का कारण बनता है। और फिर क्या हुआ, ऐसे हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। हम लोग छोटे छोटे से थे, लड़ाई झगड़े होने लगे। ठीक है, एक लिमिट होती है कि इंसान सब कुछ भूल के अपना है, अपना परिवार है, सब कुछ सोच के एक्सेप्ट करता है। लेकिन एक बार मेरे चाचा ने मेरी मम्मी के पैर पे बहुत बुरी तरह मारा। वो समय था और आज का समय था कि मेरे पापा मेरी मम्मी को लेके अलग हो गए। मेरे पापा ने बहुत कहा लेकिन वो फिर भी नहीं आए, क्योंकि कोई भी पति होगा, एक पत्नी से रिश्ते सबके इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो पति के माँ बाप होते हैं, पति के पिता होते हैं, पति की माँ होती है, पति की बहन होती है, पति का भाई होता है। रिश्ता तो उसका पति से ही होता है ना। और अगर वही उसका सपोर्ट नहीं करेगा तो दुनिया में कोई उसका सपोर्ट नहीं करेगा, फिर तो लोग मजे ही लेंगे। लेकिन मेरे पापा ने मेरी मम्मी का सपोर्ट किया और बदले में क्या मिला कि मेरे बाबा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी से मेरे पापा को बेदखल कर दिया, 1 रुपए नहीं दिया। और ना मेरे पापा को चाहिए था। इवन जिस समय मेरे बाबा खत्म हुए उस समय मेरे बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने पापा को बुलाया, पापा के नाम भी सब कुछ किया, जिसकी रजिस्ट्री सुबह होनी थी और सुबह रजिस्ट्री होने से पहले ही मेरे बाबा खत्म हो गए। पापा मेरे 40-45 साल से कचहरी में बैठ रहे थे। लोगों ने कहा, वकीलों ने कहा, रजिस्ट्रार ने कहा कि लाओ मैं इसकी बैक डेट में रजिस्ट्री कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी एक पैसा बेईमानी का नहीं खिलाया और ना बेईमानी का कमाया। तो जब सब कुछ बाबा ने ले लिया, बर्तन मतलब सब कुछ ले गए थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास में। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे पापा का साथ नहीं छोड़ा, उसने फिर से अपनी नौकरी चालू की। हम और भाई मेरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, कॉन्वेंट में। नहीं पढ़ना था मुझे हिंदी मीडियम में। उसके लिए उसने 235 रुपए की नौकरी करके मेरी फीस भरी। इतनी जरूरत भी नहीं थी लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए उसने किया। उसने पापा का साथ दिया। उसके बाद से ना फिर वही समय शुरू हो गया जो समय नाना के घर में था। वो नौकरी करती रही अपने बच्चों के लिए। बच्चे होने के बाद कभी कोई अपने बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन हाँ मेरे पापा ने कभी मेरी मम्मी का साथ नहीं छोड़ा। वो करती रही करती रही करती रही। फिर हम लोग थोड़े थोड़े बड़े हो गए, अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगे। करते 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 फिर मेरी शादी की बात आई, मुझे बीएड करवाया। मेरी शादी लव मैरिज थी। मेरे पापा भी आई थे, पैसे कम पड़ रहे थे। मेरी मासी के पास से वो मतलब मेरे नाना थे, वो मासी के पास चले गए थे। मेरे नाना से वो पैसे लेकर आई, जो भी उसको मिला अपने हिस्से का उसने मेरी शादी में लगाया। करते 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 फिर क्या हुआ, 2008 में मेरे घर में गैस का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। तो मेरी मम्मी 70% जल गई थी बहुत बुरी तरह से। उनको हम लोग लखनऊ ले गए। लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल था। डॉक्टर बोलते थे कि ये बचेंगे नहीं, इनकी किडनी फेल हो गई है, इनको लेके जाओ, अगर इन्हें कुछ हो गया तो अभी पैसा पोस्टमार्टम में खर्चा हो जाएगा ईशा तुम्हारा। लेकिन मुझे अपने भोलेनाथ पे विश्वास था, मुझे पता था। मैं बहुत रोई उनके आगे, बहुत सर पटका मैंने, और उन्होंने मेरी सुनी। मैं मम्मी को घर लेकर आई। उनको दूसरों की ड्रेसिंग से तकलीफ होती थी। मैंने मम्मी के ऐसे हाथ की खाले होती है ना, मैंने ऐसे कैंची से काटी ड्रेसिंग की, और फाइनली उनको सही किया। जब सब बोल रहे थे कि वो नहीं ठीक होगी, नहीं ठीक होगी, नहीं ठीक होगी, तभी मैंने उनको ठीक किया। और मैंने नहीं किया, मेरे भोलेनाथ ने किया, क्योंकि वो पता है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार किया था ना जीवन में तो उनसे ही किया था, वो सब जानते हैं। उन्हें कभी पता है मैंने भगवान की तरह ट्रीट ही नहीं किया। हमेशा से वो मेरे लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी फोटो मैं अपने बेडरूम में रखती थी। जब भी कुछ दिल में बहुत भर जाता था ना तो उनसे ही शेयर करती थी। और कितनी भी मुश्किलें आई हो मेरी लाइफ में, कहीं ना कहीं से उन्होंने मेरा साथ दिया, समाधान किया। और आज की डेट में भी यही बोलूंगी कि मेरे पास जो 2 बच्चे हैं ना मेरे, वो भगवान की ही देन है। वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कुछ मांगा और आज भी मुझे लगता है कि शायद अगर मैं मम्मी के पास होती तो उन्हें कुछ नहीं होता। 16 तारीख को उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। 16 जून को मेरी रात में बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा ईशा आ रही क्या। वो कभी मुझे नहीं बुलाती थी, इसलिए कि बहुत गर्मी हो रही थी जून में उस टाइम, और मैं उनसे मिलके 31 तारीख को वापस आई थी। इवन मैं वापस आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन 1 तारीख को गौरव का बर्थडे था तो उन्होंने मुझको बोला कि नहीं जाओ तुम।
वहां पे जाओ, बर्थडे ईशा जाओ तुम। 16 तारीख को वो मेरे से बोल रही थी, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, फिर भी रात को 12 बजे मैंने सेकंड एसी में रिजर्वेशन किया। लेकिन सुबह क्या हुआ, गौरव ने बोला ईशा तुम चले जाओगे तो बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों को कौन करेगा। मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया। और अपनी इस गलती के लिए मैं अपने आप को इस जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं कर सकती। कि मेरी माँ ने मुझे आखिरी समय बुलाया और मैं नहीं पहुंच पाई उसके पास। वो मिलना चाहती थी मुझसे। 16, 17, 18 वो मुझसे रोज पूछती थी ईशा आ रही, ईशा आ रही, आ जा एक बार। और मैं नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे बच्चों को देखने के लिए यहाँ कोई नहीं था। मैंने गौरव से भी बहुत रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ कौन देखेगा बच्चों, मना कर दी। और फाइनली वो 19 तारीख को चली गई। शादी के बाद मेरा मिसकैरेज हुआ, मेरे बच्चे हुए, मैं बेड रेस्ट पे थी, वॉशरूम तक जाने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, वो ही रुकी थी मेरे पास में। वरना एक लड़की की सुसु पोटी कौन फेंकता है उसकी माँ के अलावा, कोई नहीं फेंकता है। उस समय भी उसने मेरे साथ किया, बहुत किया, बहुत किया, तन मन धन से किया। अपने छोटे छोटे जो सामान थे ना वो सब तुड़वा तुड़वा के वो मुझे हर साल कुछ ना कुछ बनवा के देती रहती थी। और बदले में कभी कुछ नहीं चाहा, ना कभी कुछ मांगा। आज लगता है कि आज मैं कितना भी कमा लूं, सब कुछ क्यों ना हासिल कर लूं, लेकिन जो खुशियां मैं उन्हें देना चाहती थी मैं नहीं दे पाई। जिस इंसान ने इतना सब कुछ देने के बाद बदले में सिर्फ यही कहा था ना कि ईशा एक बार आ जाओ, और मैं नहीं मिल पाई उससे। खैर 19 तारीख को मम्मी एक्सपायर हो गई। हम लोग कैसे तैसे हम और गौरव पहुंचे वहां पे। फिर 3-4 दिन में जो, और आपको पता है मम्मी के सामने तो मैंने एक आंसू भी नहीं निकाले थे क्योंकि मुझे पता था मेरे पापा और मेरे भाई को कौन संभालेगा। 3-4 दिन में सब हवन वगैरह होके सब हो गया। मैं वापस आई वहां से। मैं ट्रेन में मुझे लग रहा था कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। मैंने आज अगल बगल वाले पैसेंजर से बोला अगर कहीं में कुछ हो गया तो प्लीज इस नंबर पे कॉल कर देना। और जब मैं आई ना, वो 1 महीना बहुत बुरा था। मेरे बच्चों के स्कूल खुल चुके थे, 19 को ही स्कूल खुल चुके थे। मैं 25 को यहाँ पहुंची और 26 से मुझे स्कूल भेजना था। मेरा ये हाल था कि टीचर बुक्स कोई और बोलती थी बैग में रखने को, मैं कुछ और रखती थी। खाना बनाने के लिए मेरे हाथ कांपते थे। रात को जैसे सोने को होता था ना तो मुझे सपने में मम्मी दिखती थी। दिन में ना मैं कंटिन्यू अपने फ्लैट का गेट खोल के रखती थी पूरा दिन, क्योंकि मुझे घबराहट होती थी, मुझे बेचैनी होती थी। घर में कोई नहीं था मेरे पास में। मन करता था, दिल करता था कि बहुत रोऊं, बहुत रोऊं, बहुत रोऊं, लेकिन रहता ही नहीं था कोई। बच्चे स्कूल चले जाते थे, गौरव अपने ऑफिस चले जाते थे। मैंने बहुत अकेला महसूस किया। वो 1 महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मुझे बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट होती थी। मेरी माँ को मेरे 1 हफ्ता नहीं हुआ था, मैं खाना बना रही थी, कपड़े धुल रही थी, नहीं हो रहा था मुझसे। बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब कुछ। फिर पता है मैंने गरुड़ पुराण पढ़ना चालू किया। 2 महीने तक पढ़ा, सुना, और शायद ही मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। चीजें अब समझ में आई है, अब समझ में आई है कि जिंदगी किसी के हाथ में नहीं है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कहो तो 10 मिनट बाद मैं हूं ही ना इस दुनिया। इसलिए मुझे किसी से कोई दुश्मनी, कोई गिला शिकवा कुछ नहीं निकालना है। जिससे रिश्ते अच्छे हैं, प्यार है, उनके साथ प्यार से रहना है। और मुझे अपनी लाइफ में कोई निगेटिविटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कि मुझे ऐसे लोगों से मुझे दूर रहना है कि आज मुझसे वो प्यार से बात कर रहे हो और कल जाके मेरी बातों की चुगलियां कर रहे हो यहाँ से वहां से। या नहीं रहना मुझे ऐसे लोगों के साथ में। मुझे अपनी जो मुझे 4 दिन की जिंदगी मिली है ना, वो मुझे अच्छे से बितानी है, ताकि जब मरने के बाद जाओ ना तो कम से कम भगवान से आंखें मिला सको कि हाँ जो जिंदगी तुमने दी थी ना मुझे, मैं उन्हें वेस्ट नहीं करके आई। उनके जाने के बाद मुझे ये बात समझ में आई ना कि लाइफ में कोई भी आपको तकलीफ दे रहा है, बुरा कर रहा है आपके साथ,
ये शायद आपके ही कर्म है जो पिछले जन्म में आपने उसके साथ किए होंगे, या मेरे पिछले जन्म की खेती है जो मैं इस जन्म में काट रही हूँ, या मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो मेरे पिछले जन्म की खेती है जो मैं काट रही हूँ, और मैं आज जो करूंगी ना वो मुझे मेरे अगले जन्म में काम आने वाला है। अब यही सोचा है, अपने पैशन को फॉलो करूंगी। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सोचा है, पहले अपने भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करूंगी, और बस इतना ही उनसे रिक्वेस्ट है कि बस इतना पैसा दे दो कि मरने से पहले एक बार कैलाश मानसरोवर होके आओ। बस इसके अलावा मेरा कोई और सपना नहीं है। क्या फायदा कि जब पता है कि सब कुछ हमारे ही कर्म है जो हमें इस दुनिया में मिल रहा है, तो क्यों किसी को दोष देना, क्यों किसी को गलत कहना। 4 दिन की जिंदगी है, मैं उसे हंस के और प्यार से बिताना चाहती हूँ सबके साथ। जो प्यार से बिताए वो मेरी जिंदगी में रहे, जो नहीं बिताए मुझे पता है कि जो नहीं बिता सकता है, नहीं कर सकता है, जिसको मुझसे दिक्कत है, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दे। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। उसके बाद आज 3-4 महीने हो गए, लेकिन आप सोचो 3-4 महीने, जब तक मेरे बच्चे मेरे घर पे रहते हैं ना, बिजी रहती हूँ उनमें। लेकिन जब रात को सोने के लिए आंखें बंद करती हूँ ना, तो मम्मी के साथ बिताया हर एक पल याद आता है। अपने अपने दिमाग को, अपने मन को बहुत समझाते हैं कि ये मृत्यु लोक है, इसमें सबको जाना है, मुझे भी जाना है, हर इंसान को जाना है। इन बातों से तकलीफ नहीं कम होती है, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पिलर थी। मेरी माँ वो थी तो मुझे सोचना नहीं पड़ता था किसी चीज के लिए। उसने हमेशा मेरे लिए किया। इवन अभी मुझसे बोल रही थी कि तुम कभी बहुत यहाँ पे आने के बहुत साड़ियां वगैरह पहना ही नहीं मैंने कभी। बहुत रहती कभी ईशा तुम्हें देखा नहीं मैंने बहुत अच्छी साड़ी में, खूब ज्वेलरी के साथ में। पता है वो धीरे धीरे करके मेरे लिए एक सामान बनवा रही थी। लास्ट ईयर गई थी, कान के इयररिंग्स बनवाए, कभी पायल बनवाई, कभी कुछ। अभी नेकलेस मेरे लिए रेडी करवा रही थी कि इस बार दिवाली में तुम बहुत अच्छे से तैयार होना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ चीजों को भूलने की, सब कुछ फिर से स्टार्ट करने की, लेकिन कहते हैं ना किसी के चले जाने से किसी की जिंदगी रुकती नहीं है, लेकिन उस इंसान की कमी आपके लाइफ में कोई पूरी नहीं कर सकता है। अब मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर बहुत दर्द है और बहुत तकलीफ है, जिसको मैं किसी के साथ नहीं, बस अपने भगवान के साथ में शेयर करना चाहती हूँ और किसी के साथ नहीं। अभी बड़े बड़े वीडियोस नहीं आएंगे, अभी छोटे छोटे डेली के वीडियोस बनाऊंगी, इसलिए ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे, मैं चीजों को भूल सकूं। क्योंकि खाली रहूंगी तो अपने आप में घुटती रहूंगी। चलो फिर डेली मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डालूंगी, आपको लगता है तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। बाकी इससे ज्यादा मुझे कुछ भी शेयर नहीं करना मम्मी के साथ, मम्मी का कुछ भी नहीं शेयर करना, क्योंकि मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भाई भी बहुत कमजोर पड़ गया है, मुझे सबको संभालना है, सबको। इसीलिए कहते हैं ना, आप कितना भी बिजी हो अपनी लाइफ में, कितना भी कोई कह ले, अपनी माँ के एक बार पुकारने पे पहुंच जाना, ना पूरी जिंदगी कोसते रहोगे खुद को कि तुम क्यों नहीं गए वहां पे, क्यों नहीं गए। अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। बाय।